सभी को नमस्ते। माई सेल्फ संत कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। कल हमने वित्तीय प्रबंध के लाभ और उसकी दोष एवं सीमाएं पढ़ी थी। आज हम पढ़ते हैं मुख्य वित्तीय अधिकारी की भूमिका क्या है। मुख्य वित्तीय अधिकारी की भूमिका को आज अगर हम देखें तो वर्तमान में जो मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं उनको अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन चुनौतियों में निगमीय लक्ष्य, वित्तीय प्रक्षेपण, संसाधन प्रबंधन, निगम का प्रशासन, जोखिम आदि सब शामिल हैं। एक एक की बात करें तो निगमीय लक्ष्य क्या होते हैं। मुख्य वित्तीय अधिकारी को कंपनी के लक्ष्यों को जाने बिना बजट नहीं बना सकता, अतः उसे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए या पता कर लेना चाहिए कि निगमीय एवं विभागीय लक्ष्यों की उपलब्धि का माप करने के लिए उचित पद्धतियां कौन कौन सी हैं। निगमीय और विभागीय लक्ष्यों को अलग अलग डिफाइन करके उनको प्राप्त करने की पद्धतियां उसे मालूम होनी चाहिए। ये उसकी भूमिका है पहली। द्वितीय है वित्तीय प्रक्षेपण। वित्तीय प्रक्षेपण प्रत्येक जो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन होते हैं वो कंपनी की स्थिति को बताते हैं। ये आंतरिक रूप से वैकल्पिक अवसरों का मूल्यांकन करने तथा यह निश्चित करने के लिए भावी योजनाओं को पूरा करने के लिए संसाधन उपलब्ध हैं या नहीं, अगर नहीं है तो उनके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। मुख्य वित्तीय अधिकारी को कंपनी के परिचालन बजट हेतु आधार मूल्यांकन करने की आवश्यकता रहती है। उसे कंपनी की दीर्घकालीन योजनाओं को सम्मिलित करते हुए पंचवर्षीय प्रक्षेपण तैयार करने चाहिए। वित्तीय प्रक्षेपण पंचवर्षीय उसको तैयार करने चाहिए मुख्य वित्तीय अधिकारी को। तीसरा है वित्तीय विवरणों का पुनरावलोकन। मुख्य वित्तीय अधिकारी का कार्य इन उपकरणों की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इनकी शुद्धता, समयपरता, उपयोगिता के बारे में उसको सब कुछ पता होना चाहिए। उसका दायित्व इनकी शुद्धता की गारंटी देना, विवरणों की तुरंत एवं नियमित सपुर्दगी, विवरणों की सार्थकता सुनिश्चित करना और दूसरों को यह दिखाना कि इनका उपयोग कैसे करना है। यह सब मुख्य वित्तीय अधिकारी की जिम्मेदारी रहती हैं। चौथा है संसाधन प्रबंध। संसाधन प्रबंध में सब मुख्य है रोकड़ प्रवाह, कैश इनफ्लो। रोकड़ प्रवाह प्रत्येक कंपनी का जीवन रखते हैं। मुख्य वित्तीय अधिकारी के लिए रोकड़ के अधिकतम संभावित स्रोतों का निर्धारण करना कि कहां कहां से रोकड़ को प्राप्त किया जा सकता है एवं कहां कहां उनको यूज किया जा सकता है, वो सब निर्धारित किया जाता है। इसलिए मुख्य वित्तीय अधिकारी को उसका कैश इनफ्लो का गहनता से अध्ययन करना चाहिए। उसे कंपनी की विनियोग नीति, तरलता, जोखिम एवं प्रत्याय में भी संतुलन का भी अवलोकन करना चाहिए कि इसका जोखिम क्या होगी, प्रत्याय में संतुलन होगा कि नहीं होगा, लिक्विडिटी किस प्रकार की है। इन सब बातों का मुख्य वित्तीय अधिकारी को ध्यान रखना पड़ता है। अगला है निगमीय सुशासन। निगमीय सुशासन क्या होता है। निगमीय सुशासन कानून की भावना के अनुरूप कंपनी के अच्छे प्रबंध की निश्चितता हेतु कंपनी द्वारा अपनाए गए सिद्धांतों एवं व्यवहार को वर्णित करता है। यह कंपनी के प्रबंध हेतु संचालन मंडल एवं प्रबंध के मध्य संबंध को परिभाषित करता है निगमीय सुशासन, जिससे कि अंशधारियों की संपदा की सुरक्षा एवं अंशधारी अंशों में वृद्धि हो सके तथा कंपनी के सभी पक्षकारों के प्रति दायित्व की पूर्ति हो सके। अतः जो मुख्य वित्तीय अधिकारी होता है उसको यह सुनिश्चित करना होता है कि कंपनी निगमीय जो सुशासन है उनके मापदंडों का पालन करती है या नहीं करती। अगर नहीं कर रही है तो उसको पालन करवाना चाहिए, ये उसका कर्तव्य है। अगला है संविलियन एवं अधिग्रहण उपक्रम। इन उपक्रमों से नई उत्पाद पंक्तियों का सफलतापूर्वक प्रारंभ होना, विद्यमान उत्पादों का वर्तमान अथवा नए बाजारों में प्रवेश, आपूर्तिकर्ता, ग्राहकों, अन्य पक्षों से संबंध आदि सम्मिलित हैं। नया मार्केट में नई वस्तुओं का आना या बाजार से निकलना, ये सब संविलियन और अधिग्रहण के अंतर्गत आता है। मुख्य वित्तीय अधिकारी का दायित्व है कि इन पहलुओं की अभिकल्पना करें, क्रियान्वित करें, लाभप्रद आगम वृद्धि तथा सृजनशीलता से हैं। इनके बारे में उसको ध्यान रखना पड़ता है।
जोखिम प्रबंध, लास्ट मुख्य वित्तीय अधिकारी की भूमिका है वो है जोखिम प्रबंध। मुख्य वित्तीय अधिकारी को व्यवसाय से संबंधित सभी जोखिमें, चाहे वो आंतरिक जोखिम हो या बाह्य जोखिम हो, उनकी जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि आधुनिक व्यवसाय की जटिलताओं के फलस्वरूप जोखिम प्रबंधन के विभिन्न उपकरणों का विकास हुआ है। उसके लिए जोखिम प्रबंधन के लिए उपलब्ध सभी उपकरणों की जानकारी एवं मूल्यांकन करना तथा कंपनी की जोखिमों को कम करने के लिए जोखिम प्रबंधन को लागू किया जाना चाहिए, जिससे कि कंपनी की जो जोखिम है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उनको कम किया जा सके। तो ये 6-7 मुख्य वित्तीय अधिकारी की भूमिका या दायित्व कह सकते हैं अपन, जिसको वो निभाते हैं। अब एक पॉइंट है, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आधुनिक वित्त प्रबंधक के क्या कार्य हैं या कौन कौन से उत्तरदायित्व हैं। इनकी बात करें तो वित्त प्रबंधक जो है वह वित्त विभाग का सबसे उच्च अधिकारी होता है। उसका पहला कार्य होता है वित्तीय नियोजन एवं पूर्वानुमान लगाना। वित्तीय योजनाओं में पूंजी की आवश्यकता का अनुमान, कितनी पूंजी रहेगी, पूंजी संरचना का निर्धारण कैसे किया जाएगा, विभिन्न स्रोतों से पूंजी प्राप्त करना, पूंजी कहाँ कहाँ से किन किन स्रोतों से पूंजी प्राप्त होगी तथा प्राप्त पूंजी को किन किन स्रोतों में अलॉटमेंट किया जाएगा, इन सब का निर्धारण वित्त प्रबंधक के द्वारा किया जाता है और वह वित्तीय नियोजन एवं पूर्वानुमान के अंतर्गत आता है। पूर्वानुमान यानी पहले से अनुमान लगाना और नियोजन सही कार्य करना। वित्तीय नियोजन, वित्त का सही प्रकार से अनुमान लगाकर उसको सही कार्यों में इन्वेस्ट करना नियोजन कहलाता है। तो ये पहला कार्य हुआ वित्तीय नियोजन एवं पूर्वानुमान। दूसरा है कोषों का प्रबंध। प्रबंध से आशय कोषों की प्राप्ति, आवंटन तथा उसके उपयोग से है। प्रबंध का मतलब ये नहीं कि आप प्राप्ति कहाँ कहाँ से करोगे। प्रबंध एक विस्तृत फॉर्मेट में है। प्रबंध से आशय कोषों की प्राप्ति भी करनी है, कोषों के स्रोतों का पता भी लगाना है कि अपन को डिबेंचर से कोष लेने हैं, इक्विटी से लेने हैं, कैसे अपने को कोष प्राप्त होंगे, उनको प्राप्त करने के बाद किस प्रकार उनका अलॉटमेंट किया जाएगा तथा उनका किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है अधिकतम, जिससे कि अंशधारियों की क्षमता में वृद्धि हो। यह सब कोषों के प्रबंध के अंतर्गत आता है और यह कार्य वित्त प्रबंधक का होता है। तीसरा है लाभों का बंटवारा। संसाधनों का अच्छा उपयोग हुआ, अच्छा लाभ होता है सपोज करो कंपनी को या व्यवसाय को, तो लाभों का निपटारा किस प्रकार हो, कितने लाभ को अंशधारियों में वितरित किया जाए, कितने लाभ को रिटर्न अर्निंग के रूप में वापस व्यवसाय में विनियोजित किया जाए, यह कार्य भी आधुनिक वित्त प्रबंधक का कार्य माना जाता है। क्योंकि लाभों का निपटारा करना भी बहुत बड़ा काम है, क्योंकि अगर रिटर्न अर्निंग के रूप में कम रख दिया जाए या लाभों का अधिक बंटवारा कर दिया जाए, लाभों का बंटवारा करते समय भी विभिन्न गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। वो सब कार्य वित्तीय प्रबंधक के कार्य में गिना जाता है कि लाभों का किस प्रकार बंटवारा हो। अगला है अंशधारियों की संपदा अधिकतीकरण। संपदा अधिकतीकरण का मतलब है उनके अंशों के जो बाजार मूल्य हैं उनमें वृद्धि करना। किस प्रकार अंशों के बाजार मूल्य में अधिक से अधिक वृद्धि की जा सकती है, क्योंकि अंशों के बाजार मूल्य में अगर अधिक से अधिक वृद्धि होगी तो अपने आप ही उनकी लाभांश ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। तो अंश ये वित्त प्रबंधक का कार्य होता है कि वो ये सुनिश्चित करें कि किस प्रकार अंशों के मूल्य में वृद्धि की जा सकती है। प्रतिवेदन एवं निर्वचन। जो वित्त प्रबंधक हैं उसको समय समय पर वास्तविक निष्पादनों का परिचालन, योजनाएं तथा जो प्रमाप बनाते हैं उनसे तुलना करके जो अंतर आता है, जो अनुमान लगाया और जो एक्चुअल में प्राप्त हुआ, उन दोनों के बीच जो विचरण आता है उनका विश्लेषण करना और उनके वित्तीय प्रभावों के बारे में व्यवसाय के स्वामियों तथा सभी स्तर पर, चाहे टॉप लेवल का मैनेजमेंट हो, मीडियम लेवल का मैनेजमेंट हो, उन सभी स्तरों पर सूचित करना प्रबंधक का दायित्व है। विचरण, जो भी विचरण आता है एक्चुअल और एस्टिमेटेड का जो विचरण आता है, उनको विभिन्न स्तरों पर बताना और उनका क्या क्या वित्तीय प्रभाव पड़ता है, यह सब वित्त प्रबंधक का कार्य प्रतिवेदन निर्वचन में शामिल है। पेशेवर सलाह। वित्तीय प्रबंधक मुख्य वित्तीय अवधारणाओं को समझने एवं लागू करने में विशेषज्ञ होता है। जो वित्त प्रबंधक होता है वह
वित्तीय प्रबंधक वित्तीय अवधारणाओं को, जो अवधारणाएं हैं उनको समझने में विशेषज्ञ होता है, इसलिए वह प्रभावी वित्तीय सूचना और पेशेवर सलाह के लिए उत्तरदायी होता है, जो कि निर्णयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो ये पेशेवर सलाह का कार्य भी वित्त प्रबंधक का कार्य में आता है। वैधानिक दायित्व, वित्त प्रबंधक का कार्य संस्था के वैधानिक दायित्वों की पूर्ति करना भी है। संस्था की अनेक नीतियाँ, कानून, टैक्स के नियम से अधिनियमों से प्रभावित होती हैं। अतः कुशल वित्तीय प्रबंधक एक सुदृढ़ वैधानिक ढांचा विकसित कर इनमें सहायता करता है। वैधानिक जितने भी लीगल लाइबिलिटीज हैं कंपनी के, व्यवसाय के, उनका कार्य भी वित्त प्रबंधक द्वारा किया जाता है। तथा अन्य दायित्व, इन दायित्वों के अलावा वित्तीय प्रबंधक और भी कार्य करता है, जिनमें विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना, आपस में समन्वय स्थापित करना, जिससे कि व्यवसाय में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो, कम्युनिकेशन गैप उत्पन्न नहीं हो। दूसरा है स्थायी एवं चालू सभी प्रकार की संपत्तियों का प्रबंध करना। व्यवसाय में दो तरह की संपत्तियां यूज ली जाती है, चालू संपत्ति और स्थायी संपत्ति। इनका प्रबंध करना, कर को मैनेजमेंट करना, टैक्स प्रशासन का कार्य करना, साख नीति का निर्धारण करना, समस्त अनुबंधों एवं जो भी पट्टे किए जाते हैं या जो भी कम्युनिकेशंस होते हैं उनका रिकॉर्ड रखना आदि, ये सब इसमें शामिल होते हैं। तो ये अपना FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर यहाँ कंप्लीट है। इसके आगे आपको एक असाइनमेंट दिया जा रहा है, वो भी आपको कंप्लीट करना है। यहाँ अपना फर्स्ट चैप्टर एंड होता है। धन्यवाद।